माननीय महेंद्र भट्ट जी। माननीय उपसभापति महोदय, सबका बीमा सबकी रक्षा, इस बीमा कानून के संशोधन विधेयक 2025 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ। महोदय, बीमा क्षेत्र के नियामक ढांचे को समयानुसार बनाया जाना नितांत आवश्यक हो गया था। इसलिए बीमा अधिनियम 1938, भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1956 तथा भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन नितांत आवश्यक था। यह विधेयक बीमा क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश है एफडीआई, उसको 74% से 100% करना इसका लक्ष्य है। और जो भी विदेशी निवेश जब आता है तो भारत के कानून के अनुसार, भारतीय जो बीमा अधिनियम है उसके अनुसार ही इसकी स्वीकृति होगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। बीमा पहुंच का विस्तार करना है। 2047 जब देश विकसित राष्ट्र के रूप में दिखाई देगा, उस समय सबका बीमा हो जाए, यह भी एक देश की आवश्यकता है। इसको प्रधानमंत्री जी ने माना है और मैं कह सकता हूं कि यह विधेयक इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस विधेयक से सभी बीमा वर्गों का, जैसे जीवन बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है, सामान्य बीमा है, विशेष बीमा है, और इससे ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों के लोगों का अनिवार्य बीमा सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है और जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। करोड़ों ग्रामीण कामगारों को सस्ती बीमा समूह प्रदान करना इसका लक्ष्य है। और मैं कह सकता हूं, पिछले दिनों बीमा पर जीएसटी की जो समाप्त हुआ है, उससे भी बड़ी संख्या में गरीब व्यक्ति बीमा की ओर आकर्षित होगा, मैं कह सकता हूं। अभी मेरे विपक्ष के मित्र बोल रहे थे कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। जब तक आर्थिक रूप से और इस बात की गारंटी ना हो कि सामाजिक जीवन में जब तक उसका जीवन है, उस जीवन को सुरक्षित रखने के साथ साथ उसके जीवन के बाद भी उसके परिवार के लालन पालन की चिंता अगर एक विधेयक के द्वारा होती है तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। सभापति महोदय, आज का यह सदन किसी साधारण संशोधन विधेयक पर विचार नहीं कर रहा है। आज हम उस मूल प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं कि संकट के समय राज्य अपने नागरिकों के साथ खड़ा होता है, उसे अनिश्चितता और बाजार के भरोसे नहीं छोड़ता है। बीमा केवल एक वित्तीय अनुबंध नहीं होता है, बीमा उस भरोसे का नाम है जो राज्य अपने नागरिकों को देता है और कठिन समय में वह अकेला नहीं होता है। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक इसी भरोसे को कानून का स्वरूप दे रही है और इसी कारण यह विधेयक केवल आर्थिक सुधार नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का ठोस दस्तावेज बन रहा है। महोदय, भारत की शासन परंपरा में राज्य का उद्देश्य केवल प्रशासन करना नहीं बल्कि संरक्षण करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौटिल्य ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था, प्रजा सुखे सुखम राजा प्रजा नाम तो हिते हितम, अर्थात राज्य का हित प्रजा के हित से अलग नहीं हो सकता है। यह विधेयक इसी भारतीय राजधर्म की आधुनिक अभिव्यक्ति है। यह विधेयक यह नहीं पूछता कि बीमा किसे मिलना चाहिए, बल्कि यह मानकर चलता है कि बीमा हर नागरिक का अधिकार है, क्योंकि जहां अधिकार होता है वहां अनुकंपा की आवश्यकता नहीं होती है। महोदय, यदि हम पिछले 10 वर्षों की नीतियों को समग्रता से देखें तो इस सरकार की सोच में एक स्पष्ट और निरंतर दिशा दिखाई देती है। महोदय, अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा, जनधन योजना ने गरीब को वित्तीय पहचान दी, उज्ज्वला योजना ने महिला को की गरिमा को बढ़ावा दिया, आयुष्मान भारत ने इलाज को अधिकार बनाया और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति तथा सुरक्षा बीमा योजनाओं ने पहली बार करोड़ों गरीब परिवारों को बीमा सुरक्षा से जोड़ा है। आज यह विधेयक उसी समावेशी यात्रा का संस्थागत विस्तार है, क्योंकि यह सरकार समझती है कल्याण तभी स्थायी होता है जब उसके पीछे मजबूत और स्पष्ट कानून खड़े होते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान ही सच्चे राष्ट्र के निर्माण का आधार होता है और यह विधेयक उसी विचार को व्यवहार के रूप में उतारता है। महोदय, बीमा सुधार को केवल आर्थिक सुधार के रूप में देखना इस विधेयक की आत्मा को समझने में कमी होगा। बीमा वास्तव में सामाजिक स्थिरता का आधार होता है। जब किसान की फसल नष्ट होती है, जब श्रमिक दुर्घटना का शिकार होता है या जब किसी परिवार का इलाज का परिवार पर भारी बोझ टूट पड़ता है, तब बीमा केवल धन का भुगतान नहीं करता, तब वह पूरे परिवार को टूटने से बचाता है।
मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, गरीब अक्सर आय की कमी से नहीं गरीब नहीं होता है, बल्कि सुरक्षा के अभाव में के कारण गरीब कहलाता है। और यह विधेयक उसी अभाव को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। माननीय उपसभापति महोदय, इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह बाजार को अवसर देता है, लेकिन नागरिक सुरक्षा को नहीं छोड़ता है। नियामक को डेटा और निगरानी की शक्ति दी गई है, पारदर्शिता को बाध्यता बनाया गया है और पॉलिसी धारक को व्यवस्था के केंद्र में रखा गया है। महोदय, बहुत संक्षेप में समाप्त कर रहा हूं। यह सरकार मानती है कि मुक्त बाजार तभी सफल होता है जब उसके साथ मजबूत, संवेदनशील और जवाबदेही नियमन चलता है, और यह संतुलन इस विधेयक की ताकत है। सभापति महोदय, यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि हमारे देश का एक हिस्सा दशकों तक ऐसे ही सकारात्मक नागरिक केंद्रित कानून से वंचित रहा है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, केंद्रीय कानूनों और आर्थिक अवसरों दूर रखा गया। वहां राजनीति लेकिन नागरिकों के अधिकार पीछे छूटते चले गए। आज स्थिति बदली है। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक भी देश के हर नागरिक की तरह समान अधिकारों और समान सुरक्षा का भागीदार है, क्योंकि एक राष्ट्र में नागरिकों की श्रेणियां नहीं हो सकती। अलग अलग श्रेणियों में राष्ट्र के नागरिक बांटे नहीं जा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। यह विधेयक स्पष्ट संदेश देता है कि राज्य नागरिकों के साथ खड़ा है, नियामक सतर्क हैं और अधिकार संरक्षित हैं। यह सरकार गरीब को आश्रित नहीं बनाती बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि आत्मनिर्भर नागरिक ही सशक्त राष्ट्र की नींव होता है। अंत में सभापति महोदय, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यह विधेयक केवल बीमा कानून का संशोधन नहीं है, बल्कि राज्य और नागरिक के बीच सामाजिक अनुबंध का नवीनीकरण है। यह सरकार जानती है कि एक सशक्त राष्ट्र वही है जहां नागरिक संकट के समय अकेला नहीं होता है। इस दूरदर्शी, समावेशी और राष्ट्र केंद्रित दृष्टिकोण के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गर्व महसूस करता हूं और सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।